हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस का लेसन प्लान, जो कि बीएड बीटीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये आप इसको देखकर सेम टू सेम अपने फाइल में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। वो सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या डालना आपको, फिर इसके बाद नीचे दिनांक एक तरफ और दूसरी तरफ कक्षा, दिनांक के नीचे विषय और कक्षा के नीचे कालांश, फिर पुनः दिनांक और विषय के नीचे प्रकरण, कक्षा और कालांश के नीचे अवधि। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आप बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं साइंस, तो इसके बारे में आपका सामान्य उद्देश्य होता है, तो इसी पर आपको लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य सभी प्लान में सेम होते हैं। आप यही सामान्य उद्देश्य सभी प्लान में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 है छात्रों को विज्ञान विषय से परिचित कराना। नंबर 2 छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि विकसित करना। थर्ड नंबर है छात्रों में वैज्ञानिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ नंबर है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोगों से परिचित कराना। फिफ्थ नंबर है छात्रों में खोज, जिज्ञासा एवं तर्क शक्ति का विकास करना। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में नंबर 1 हेडिंग ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? इसमें नंबर 1 पॉइंट है छात्र गति के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2 छात्र गति के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। फिर है इसके बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद दूसरी हेडिंग जो आती है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य क्या है? छात्र गति के प्रकारों को समझ सकेंगे। नंबर 2 छात्र दैनिक जीवन में गति के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है। अगला हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उसका बच्चे के जीवन में क्या प्रयोग, बच्चा कहाँ उसका उपयोग कर सकता है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है छात्र दैनिक जीवन में होने वाली गति के प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड नंबर है छात्र गति के विभिन्न तथ्यों को जान सकेंगे तथा उनसे जुड़ी जानकारी को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर अगला है विश्लेषणात्मक उद्देश्य। विश्लेषणात्मक उद्देश्य क्या होता है? इसमें नंबर 1 पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार के गति का विश्लेषण कर सकेंगे। सेकंड छात्र गति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर अगला हेडिंग आता है संश्लेषणात्मक उद्देश्य। संश्लेषणात्मक उद्देश्य में क्या होता है? क्या नंबर 1 छात्र दैनिक जीवन में गति से संबंधित तथ्यों को समझकर उनका सामान्यीकरण कर सकेंगे तथा सेकंड नंबर है छात्र गति के प्रकारों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री और सहायक सामग्री। आवश्यक सामग्री ना डालकर आप सहायक सामग्री भी डाल सकते हैं, जिसमें आप आवश्यक सामग्री और सहायक सामग्री के दोनों जो पॉइंट हैं वो उसमें लिख सकते हैं। जैसे जो भी आपने टीचिंग करते समय जो भी बच्चे को प्रयोग करके दिखाया, जैसे गेंद हो गया और घड़ी, ये हमने, और चार्ट मॉडल और श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, ये आपके आवश्यक या सहायक सामग्री में आएंगे। फिर पूर्व ज्ञान में क्या लिखना है? छात्र गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आता है, जो कि पूरे लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें एक कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में छात्र-अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरे में छात्र अनुक्रिया। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट आप डालेंगे। नंबर 1 डाल के क्रम संख्या में प्रश्न आप बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चे उसका उत्तर देंगे। उसको आप छात्र अनुक्रिया में लिखना, आपको छात्र अनुक्रिया में लिखना है।
चलिए देखते हैं। जैसे आप बच्चों से पूछें कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं, या बताएंगे साधनों का प्रयोग करते हैं। तो आप बताएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आप पूछेंगे उसे। इसका एक खास बात होता है कि जो उस पहले प्रश्न का उत्तर आता है उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न स्टार्ट होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ उत्तर आया वाहनों या साधनों से का प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार हम वाहनों से प्रश्न बना लेंगे कि कुछ वाहनों के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे साइकिल, कार, स्कूटर, बस आदि। फिर इसके बाद आपको इसके उत्तर से प्रश्न बनाना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न बना है साइकिल तथा कार में कौन जल्दी दूरी तय करता है, तो बच्चे बताएंगे कार जल्दी दूरी तय करता है। तो आप पूछेंगे कि कार क्यों जल्दी दूरी तय कर लेता है, तो बच्चा बताएगा क्योंकि कार तेज गति से चलता है। तो अगला प्रश्न आपका होगा कि गति के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, बच्चा मौन हो जाएगा, और इसी से आपका यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में आप कहेंगे आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब आप बोल दिए कि गति के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण में आपको पढ़ाना है, तो आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक पेज पे 3 कॉलम और दूसरे पेज पे 3 कॉलम, दोनों पेज आमने सामने होने चाहिए, जिससे कि जो आप प्रश्न करेंगे बच्चा उसका उत्तर देगा तो उसको आप उसके सामने लिख सके। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ये दूसरा पेज जो है वो इसके नीचे है। चलिए दिखाते हैं। जैसे इसमें आपने लिखा क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके आमने सामने वाले पेज पे आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री और श्यामपट्ट। चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, उसके जस्ट सामने ही बगल में रहेगा, दोनों आमने सामने रहेंगे बगल में। जब बच्चा उत्तर देगा तो उसका उत्तर उसके सामने लिखा जाएगा। आप जैसे प्रश्न किए तो बच्चा उसका उत्तर देगा तो उसके सामने रहेगा। तो इसमें दो बोधात्मक प्रश्न रखना रहता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप गति के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गति के बारे में आपको कोई उससे रिलेटेड प्रश्न पूछना रहेगा, जिससे आप थोड़ा बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो इसमें हमने पूछा है कि मेरे हाथ में क्या है। छात्राध्यापिका गेंद दिखाती हुई, हमने सहायक आवश्यक सामग्री में प्रयोग किया था गेंद। तो छात्राध्यापिका गेंद दिखाती हुई पूछेगी कि मेरे हाथ में क्या है, तो बच्चे बता देंगे आपके हाथ में गेंद है। फिर छात्राध्यापिका नेक्स्ट प्रश्न करेगी गेंद किस अवस्था में है, तो बच्चा बता देगा गेंद विरामावस्था में है। फिर छात्राध्यापिका यहीं से अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करेगी। छात्राध्यापिका प्रस्तुतिकरण में देखिए आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में होगा कि जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो गेंद में गति होती है। प्रस्तुतिकरण के सामने आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि या सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे गति की परिभाषा, जो आपको श्यामपट्ट पर लिख के बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होगा। गति की परिभाषा में आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। क्या? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो यहाँ आप देखिए, यदि कोई वस्तु, जैसे आपने बताया कि जब हम यह गेंद हमारे हाथ में है तो यह विरामावस्था में बच्चे ने बताया, और जब हम गेंद को उछालते हैं हवा में तो यह गेंद गति की अवस्था में आ जाती। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष
में स्थान में परिवर्तन करती है तो इस अवस्था को गतिकीय अवस्था कहते हैं। जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उसे गति या मोशन कहते हैं। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता। फिर अर्थात आप बता सकते हैं, बच्चों को सरल भाषा में बताने के लिए आप बताएंगे कि अर्थात कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर के वस्तुओं के सापेक्ष बदलती है, इस स्थिति को गति कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है शिक्षण बिंदु में नंबर 2, गति के प्रकार। इससे भी पहले आपको 2 प्रश्न बोधात्मक रखने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो देखिए बच्चे बताएं, मेरे आसपास कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट, पंखा आदि वस्तुएं हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्विच ऑन करने पर पंखा किस अवस्था में आ जाता है? तो बच्चे बताएंगे, स्विच ऑन करने पर पंखा गति की अवस्था में आ जाता है। गति आपने बच्चे को बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। तो बच्चा बता देगा पंखा गति की अवस्था में आ जाता। फिर आप उसके प्रकार के बारे में परिभाषित करेंगे, आप उसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्पष्टीकरण देंगे आप। स्पष्टीकरण देंगे कि पंखा गति की अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक गतिमान वस्तुओं को देखते हैं, जैसे चलती हुई कार, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, लट्टू का घूमना, कुम्हार के चाक का घूमना, दीवार, घड़ी का पेंडुलम, रेलगाड़ी का चलना, साइकिल की गति, इसी प्रकार आदि प्रकार की गति हम लोग देखते हैं अपने आसपास। तो गति के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रेखीय गति, नंबर 2 वृत्तीय गति, नंबर 3 आवर्त गति, दोलन गति, नंबर 4 आवर्त गति, नंबर 5 अनियमित गति, नंबर 6 घूर्णन गति। तो आप गति के प्रकारों की व्याख्या करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है नंबर 3 शिक्षण बिंदु कि गति के प्रकारों की व्याख्या। इससे पहले भी आपको पूछना है प्रश्न, तो आप फिर बोधात्मक 2 प्रश्न रखेंगे। तो चलिए देखिए हमने रखा हुआ है कि आप लोग स्कूल किससे आते हैं? तो बच्चे बताएंगे हम लोग स्कूल बस, बाइक, साइकिल, ऑटो आदि से आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आप बोलेंगे कि बस किस पर चलती है? बच्चे बताएंगे बस सड़क पर चलती। जब कोई पिंड सरल रेखी में गति करता है तो आप उसको बच्चे को रेखीय गति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे कि जब कोई पिंड सरल रेखीय गति में गति करता है तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी सड़क पर बस की गति आदि। फिर ये देखिए आप इसका रेखीय का श्यामपट्ट पर भी समझाएंगे कि रेखीय गति, उदाहरण देंगे। फिर अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसे ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है किस गति पर? वृत्तीय गति पर। और सेकंड कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, ये दोनों वृत्तीय गति हैं। फिर अगला देखते हैं दोलन गति। दोलन गति जब कोई पिंड अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर की गति करती है। जब कोई पिंड अपने मध्य दोनों ओर की गति करती है तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। बच्चा एक निश्चित दूरी तक जाता है, फिर पीछे एक निश्चित दूरी तक वापस आता है, तो
तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। और इसके अलावा एग्जाम्पल देखते हैं, दीवार पर घड़ी की पेंडुलम की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति। अगला देखते हैं आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? जब कोई पिंड नियमित समय अंतराल पश्चात अपनी गति का पुनरावृत्ति करता है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति। घड़ी की सुई एक निश्चित समय बाद अपने दूरी का पुनरावृत्ति करती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। फिर अगला देखते हैं अनियमित गति। अनियमित गति क्या होता है? जब कोई पिंड चलती हुई अवस्था में लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है तो ऐसी गति को हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे फूल पर मंडराते तितली की गति या फिर फूल पर मंडराते भंवरे की गति। नेक्स्ट है रेंगते हुए सांप की गति। अनियमित गति, वह किसी भी दिशा में जा सकता है, वह समय अंतराल अपनी दिशा को परिवर्तित करते रहता। फिर अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती। जैसे घूमते हुए लट्टू की गति। आपने देखा होगा कि घूमता हुआ लट्टू जो होता है वो एक ही स्थान पर गति करता है अपने चारों ओर। और साइकिल के पहिए की गति और पंखे की गति। फिर आप ये ब्लैक बोर्ड कार्य है, ब्लैक बोर्ड कार्य या श्यामपट्ट कार्य पे आप इसके डिफिनीशन को समझा सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। फिर अगला जो हमारा आता है वो होता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न इसलिए होता है कि आप जांच करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, आपने जो पढ़ाया बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो आप उससे पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न। देखिए कि गति किसे कहते हैं, तो जो बच्चा आंसर देगा आप उसको श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। जैसे आपने पूछा गति किसे कहते हैं तो बच्चा बताया वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो इसको आप श्यामपट्ट पर लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है गति कितने प्रकार की होती है। आप उनसे बच्चे से पूछेंगे, जैसे आपने पढ़ाया तो बच्चा उसका रिस्पांस देगा। बच्चा पढ़ रहा था तो बच्चा अपना उसका उत्तर देगा। आप उसकी मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चा कितना सीख पाया। तो बच्चा बताएगा कि गति 6 प्रकार की होती। फिर अगला प्रश्न करेंगे आप इसमें 4 से 5 प्रश्न रख सकते हैं या 3 भी प्रश्न रख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा घूर्णन गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चा घूर्णन गति के उदाहरण बता देगा। जैसे घूमते हुए लट्टू की गति, आपने उसको समझाया है तो वो बताएगा, तो आप उसको भी ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद घूमते 2 बताना था तो और पंखे की गति, तो घूर्णन गति बच्चे ने 2 बता दिया। फिर इसके बाद आप अगला क्वेश्चन है दीवार घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार की गति करता है। तो बच्चा बता देगा दोलन गति। आपने बच्चे को पढ़ाया है अभी तो बच्चा बता देगा दोलन गति। फिर अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति है। तो वृत्तीय गति है। तो आपने अभी पढ़ाया बच्चे को तो बच्चा आंसर देगा वृत्तीय गति। फिर इसके बाद जो बिंदु आता है निर्देशन एवं निरीक्षण। आप जो है इसमें लिखना रहता जो आप करेंगे। तो इसमें लिखा है फाइल में कि छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक श्यामपट्ट सारांश को उत्तर पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो बच्चे को जो आपने श्यामपट्ट पर लिखा है आंसर उसको बच्चे को उतारने का निर्देश देंगे और आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, ये भी आप मूल्यांकन करते हैं। चलिए देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में। जैसे स्तंभ का में दिए गए, यह आप अपने रोलर बोर्ड पर लिख के ले जा सकते हैं। जैसे स्तंभ का में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ खा के शब्दों से कीजिए। देखिए एक तरफ लिखा स्तंभ का, एक तरफ लिखा स्तंभ खा। तो स्तंभ का में लिखा रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, आवर्त गति। और इधर लिखा है दीवार घड़ी के लोलक की गति, सेकंड
बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति। थर्ड, घड़ी की सुई की गति। फोर्थ, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा। फिफ्थ, रेलगाड़ी की गति। तो इसमें बच्चे मिलान करके बताएंगे, अभी आपने बच्चे को पढ़ाया। फिर इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चे को 1 से 2 प्रश्न दे सकते हैं। तो देख लीजिए, घूर्णन गति किसे कहते हैं, घूर्णन गति के उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति के उदाहरण बताइए। तो सो फ्रेंड्स, आपका ये प्लान कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।